सुबह का समय था। गांव के ज्यादातर लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। रामप्रसाद भी रोज की तरह आंगन में बैठे हल की रस्सी ठीक कर रहे थे। मोहन बेटा, बैलों को चारा दे दिया क्या? हाँ बाबूजी, अभी खेत के लिए निकल रहा हूँ। मोहन मुस्कुराते हुए बैलों के पास गया। उसने पहले उन्हें सहलाया, फिर चारा डालकर हल बैलगाड़ी में रख दिया। भैया, इतनी सुबह सुबह कौन खेत जाता है? जो समय की कद्र करता है, उसके खेत भी उसकी मेहनत की कद्र करते हैं। मोहन बैलगाड़ी लेकर खेत की ओर निकल गया। पीछे आंगन में रामप्रसाद अपने छोटे बेटे सोहन की तरफ देखने लगे। मोहन बैलगाड़ी लेकर कच्चे रास्ते से खेत की ओर चल पड़ा। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और रास्ते में कई किसान अपने अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। राम राम मोहन। राम राम काका। कुछ ही देर में मोहन अपने खेत पहुंच गया। उसने बैलों को हल में जोता और धीरे धीरे जुताई शुरू कर दी। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका था। माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन मोहन बिना रुके काम करता रहा। मोहन, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। काम पूरा हो जाए फिर आराम भी अच्छा लगता है। उधर घर पर सोहन अभी भी चारपाई पर बैठा था। उसकी माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। सोहन बेटा, तेरे भैया कब से खेत में हैं? तू भी थोड़ा हाथ बटा दे। अभी जाता हूँ माँ, पहले नाश्ता तो कर लेने दो। दोपहर तक सूरज तेज हो चुका था। खेत का काम खत्म करके मोहन घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले बैलों के सामने चारा रखा, फिर कुएं पर जाकर हाथ और चेहरा धोने लगा। मोहन बेटा, खाना तैयार है, जल्दी आ जा, रोटियां ठंडी हो जाएंगी। बस माँ, अभी आया। उसी समय सोहन भी बाहर आ गया। वो अभी अभी नींद से उठा था। आ जा सोहन, तू भी खाना खा ले। हाँ माँ, अभी बैठता हूँ। सोहन, शाम को खेत की मेड़ ठीक करनी है, चलेगा? देखता हूँ भैया, अगर समय मिला तो। खेती में अगर नहीं होता बेटा, समय पर किया काम ही फसल बनकर लौटता है। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे ढल रहा था। मोहन फावड़ा कंधे पर रखे खेत की मेड़ ठीक कर रहा था। थोड़ी ही देर में रामप्रसाद भी धीरे धीरे चलते हुए खेत तक पहुंच गए। अरे बाबूजी, आप क्यों आ गए? मुझे बुला लेते। घर में बैठे बैठे मन नहीं लगा, सोचा देखाऊं मेरा बेटा कितना काम कर रहा है। देख रही हो मोहन, मिट्टी भी इंसान जैसी होती है। जितना प्यार और मेहनत दोगे, उतना ही लौटा कर देगी। आपकी यही बातें तो मुझे हर दिन काम करने की ताकत देती हैं बाबूजी। दोनों कुछ देर बिना कुछ बोले खेत की ओर देखते रहे। हल्की हवा चल रही थी और ताजा जोती हुई मिट्टी से सोंधी सोंधी खुशबू उठ रही थी। चल बेटा, घर चलते हैं, तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। जी बाबूजी। दोनों साथ साथ घर की ओर चल पड़ते हैं। धीरे धीरे रात उतर आई। आंगन में लालटेन की हल्की रोशनी फैल गई। माँ ने सबको खाने के लिए आवाज दी तो परिवार एक एक करके आंगन में आकर बैठ गया। माँ ने चूल्हे से गरम रोटियां उतारी और एक एक करके सबकी थाली में रखने लगी। लो बेटा, गरम है, धीरे धीरे खाना।
धन्यवाद माँ। कुछ पल तक सब चुपचाप खाना खाते रहे। पूरे आंगन में सिर्फ थालियों की हल्की आवाज और झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सोहन अपनी थाली में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करता रहा। वो कई बार पिता की तरफ देखता, फिर नजरें झुका लेता। क्या बात है सोहन, आज कुछ परेशान लग रहे हो? बाबूजी, एक बात पूछूं? पूछो बेटा, मन में कोई बात नहीं रखनी चाहिए। हम हर साल इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे घर की हालत क्यों नहीं बदलती? बेटा, खेती में हर साल एक जैसा नहीं होता। कभी फसल अच्छी होती है, कभी कम, लेकिन मेहनत छोड़ देने वाला किसान अच्छी फसल का इंतजार भी नहीं कर पाता। बाबूजी ठीक कहते हैं। इस बार नहीं तो अगली बार। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। खाना खत्म हुआ। माँ थालियां समेटने लगीं। मोहन हमेशा की तरह उठकर पानी के घड़े भरने चला गया। रामप्रसाद चारपाई पर बैठ गए और सोहन वहीं बैठा अपनी थाली को चुपचाप देखता रहा। अगली सुबह रोज की तरह सूरज की पहली किरण आंगन में आ पहुंची। मोहन उठकर सबसे पहले पशुओं को चारा डालने लगा। उधर माँ रसोई में चाय बना रही थी। रामप्रसाद भी उठे, लेकिन आज उनके कदम पहले से कुछ धीमे थे। बाबूजी, तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा, बस उम्र का असर है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मोहन कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर चुपचाप अपना काम पूरा करने लगा। पहले चाय पी लीजिए, फिर आराम से खेत चले जाइए। ठीक है, आज थोड़ा धीरे धीरे काम करेंगे। आंगन में रोज की तरह सुबह की हलचल थी, लेकिन आज रामप्रसाद के चेहरे की थकान मोहन की नजर से छिप नहीं पाई। थोड़ी देर बाद मोहन ने बैलगाड़ी तैयार की। बैलों को जोतकर उसने हल और खेती का सामान गाड़ी में रख दिया। रामप्रसाद भी धीरे धीरे चलकर बैलगाड़ी के पास आ गए। बाबूजी, अगर ज्यादा थकान हो रही है तो आज घर पर ही आराम कर लीजिए। घर बैठकर मन और ज्यादा बेचैन होगा। मैं काम नहीं करूंगा, बस खेत देखकर वापस आ जाऊंगा। दोनों बैलगाड़ी से खेत की ओर चल पड़े। रास्ते भर गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कुछ देर बाद दोनों खेत पहुंच गए। मोहन बैलों को हल में जोतने लगा, जबकि रामप्रसाद मेड़ के किनारे खड़े होकर पूरे खेत को ध्यान से देखने लगे। मिट्टी में नमी ठीक है। अगर मौसम ने साथ दिया तो इस बार फसल अच्छी होगी। बस आपकी दुआ बनी रहे बाबूजी। रामप्रसाद कुछ देर वहीं खड़े होकर मोहन को काम करते देखते रहे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन बेटे की मेहनत देखकर हल्की मुस्कान भी थी। मोहन धीरे धीरे पूरे मन से खेत की जुताई करता रहा। बैलों की चाल के साथ हल मिट्टी को पलटता जा रहा था। रामप्रसाद खेत की मेड़ पर खड़े होकर कभी मिट्टी को देखते तो कभी अपनी बेटे की मेहनत को। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे धीरे मेड़ पर बैठकर अपनी लाठी एक तरफ रख दी। बाबूजी, ज्यादा थक गए क्या? नहीं बेटा, बस थोड़ी देर बैठकर तुम्हें काम करते देख रहा हूं। तुम्हारे हाथों में अब पहले से ज्यादा भरोसा दिखाई देता है। खेती की समझ भी आ गई है। जो कुछ सीखा है आपसे ही सीखा है बाबूजी। मोहन फिर से अपने काम में लग गया।
रामप्रसाद मेड़ पर बैठे बैठे दूर तक फैले खेतों को देखते रहे। हल्की हवा चल रही थी और सुबह की धूप अब तेज होने लगी थी। कुछ देर बाद रामप्रसाद ने उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनके कदम पहले जितने मजबूत नहीं लगे। रामप्रसाद को लड़खड़ाते देख मोहन ने तुरंत हल रोक दिया और उनके पास आ गया। बाबूजी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा चक्कर सा आ गया था, अब ठीक हूं। अब घर चलते हैं, आज के लिए इतना काम काफी है। ठीक है, चलो। मोहन ने बैलों को हल से अलग किया और दोनों धीरे धीरे घर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी घर के आंगन में आकर रुकी। मोहन ने आगे बढ़कर रामप्रसाद का हाथ पकड़ा और उन्हें धीरे धीरे चारपाई तक ले आया। अरे, आज इतनी जल्दी लौट आए? सब ठीक तो है? खेत में बाबूजी को थोड़ा चक्कर आ गया था, इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। आप यहीं बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। रामप्रसाद चुपचाप चारपाई पर बैठ गए। मोहन उनके पास ही खड़ा रहा। मैं ठीक हूं बेटा, बेकार में तुम दोनों परेशान हो रहे हो। उसी समय सोहन बाहर से घर लौटा। आंगन में सबको एक साथ देखकर वो रुक गया। बाबूजी, आप इस समय घर पर? खेत में इनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, इसलिए मोहन इन्हें वापस ले आया। अब कैसा लग रहा है बाबूजी? अब पहले से ठीक हूं, बस थोड़ा आराम कर लूंगा। आंगन में कुछ पल के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। चारों अपने अपने ख्यालों में खोए बैठे थे। शाम को रामप्रसाद ने मोहन और सोहन दोनों को अपने पास बुलाया। अब मेरी तबीयत पहले जैसी नहीं रही। खेत की जिम्मेदारी तुम दोनों को मिलकर संभालनी होगी। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। जी बाबूजी, हम कोशिश करेंगे। रामप्रसाद ने दोनों बेटों की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। समय बीतता गया। रामप्रसाद की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। एक दिन उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। पूरे गांव ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। 13वीं के बाद घर में पहली बार खेती और जमीन की जिम्मेदारी की बात होने लगी। भैया, अब जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए, बाद में किसी बात को लेकर परेशानी नहीं होगी। सोहन, बाबूजी हमेशा कहते थे कि हम दोनों भाई मिलकर खेती करेंगे। अभी उनके जाने को ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बंटवारे की बात करनी चाहिए। मैं झगड़ा नहीं करना चाहता भैया, बस चाहता हूं कि हर चीज साफ साफ तय हो जाए। अगर तुम्हें सच में यही ठीक लगता है तो गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अगले दिन मोहन और सोहन गांव के मुखिया के घर पहुंचे। दोनों ने उन्हें पूरी बात बताई। तुम्हारे पिता पूरे गांव में ईमानदार इंसान थे। अगर तुम दोनों साथ रहो तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। मुखिया जी, मैं भैया से अलग नहीं होना चाहता, बस खेती और जमीन की जिम्मेदारी अलग अलग हो जाए ताकि आगे कोई गलतफहमी ना रहे। अगर यही सब की राय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक बात है। बोलो बेटा। रिश्तों का बंटवारा कभी नहीं होना चाहिए। खेत अलग हो जाएं, लेकिन हम भाई पहले जैसे ही रहेंगे। यही समझदारी है। कल सुबह लेखपाल आएगा और दोनों की मौजूदगी में बराबरी से जमीन बांट दी जाएगी।
दोनों भाई मुखिया को प्रणाम करके घर लौट आए। समय बीत गया। गांव के बड़ों की मौजूदगी में दोनों भाइयों के बीच जमीन का बराबर बंटवारा हो गया। मोहन ने बिना किसी बहस के अपना हिस्सा स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन से मोहन पूरे मन से अपने खेत में जुट गया। सूरज निकलने से पहले वो खेत पहुंच जाता और शाम तक मेहनत करता रहता। लेकिन सोहन का मन खेती में बिल्कुल नहीं लगता था। उसे लगता था कि खेती से कभी कोई जल्दी अमीर नहीं बन सकता। सोहन बेटा, खेत पर भी ध्यान दे। मेहनत किए बिना फसल नहीं होगी। माँ, दिन रात खेत में मेहनत करके भी लोग गरीब ही रहते हैं। मैं कोई ऐसा रास्ता ढूंढूंगा जिससे जल्दी पैसा कमाऊं। उधर मोहन अपनी मेहनत में लगा रहा और इधर सोहन बिना मेहनत किए अमीर बनने के सपने देखने लगा। कुछ महीने बीत गए। मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत में गेहूं की सुनहरी बालियां लहलहाने लगीं। उधर सोहन ने बिना मेहनत किए जल्दी अमीर बनने के कई सपने देखे, लेकिन उसे कहीं सफलता नहीं मिली। देखो बेटा, खेत मेहनत मांगता है, किस्मत नहीं। माँ, मुझे दिन रात खेत में पसीना बहाकर जीना नहीं है। मैं एक दिन बिना इतनी मेहनत किए अमीर बनकर दिखाऊंगा। माँ ने समझाया, लेकिन सोहन ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय के साथ मोहन की मेहनत रंग लाई। अच्छी फसल बिकने पर उसे अच्छा मुनाफा हुआ। उसने उस पैसे से अपने खेत के लिए नए खेती के औजार भी खरीद लिए। उधर सोहन ने जल्दी अमीर बनने की चाह में अपनी जमीन बेच दी और एक नया कारोबार शुरू कर दिया। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन कुछ ही महीनों में उसका कारोबार घाटे में चला गया। देखते ही देखते उसकी जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। मैंने सोचा था जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। उस शाम सोहन चुपचाप घर लौट आया। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, काश मैंने जमीन न बेची होती। क्या हुआ बेटा? आज बहुत परेशान लग रहे हो। माँ, मेरा सारा कारोबार डूब गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बेटा, जल्दी अमीर बनने की चाह में तुमने मेहनत का रास्ता छोड़ दिया। मेहनत से कमाया धन धीरे आता है, लेकिन टिकता है। अगली सुबह मोहन खेत जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने आंगन में उदास बैठी सोहन को देखा। क्या बात है सोहन, कई दिनों से तुम बहुत परेशान हो। भैया, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मैंने सब कुछ खो दिया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। गलती हो गई तो क्या हुआ? मेहनत करने में कभी देर नहीं होती। अगर मन से काम करोगे तो फिर से खड़े हो जाओगे। मोहन की बातें सुनकर सोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तय कर लिया कि अब वो शॉर्टकट नहीं, मेहनत का रास्ता चुनेगा। भैया, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं देखूंगा। मेहनत करके ही अपनी जिंदगी फिर से शुरू करूंगा। यही बात मैं तुम्हें कब से समझा रही थी बेटा। मेहनत का रास्ता कभी धोखा नहीं देता। चलो, आज से नई शुरुआत करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस दिन के बाद सोहन ने भी मेहनत की अहमियत समझ ली। उसे एहसास हो गया कि बिना मेहनत के अमीरी सिर्फ एक सपना होती है, लेकिन मेहनत से मिली सफलता हमेशा साथ रहती है। जो लोग मेहनत से भागते हैं वे अक्सर शॉर्टकट में सब कुछ खो देते हैं, लेकिन ईमानदारी और मेहनत
इंसान को कभी निराश नहीं करती।